हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दलाई लामा, हिज सक्सेसर और रीइंकारनेशन। तो अब सक्सेसर का जो उनका इशू है, अब ये बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है और ये क्लोजली लिंक्ड है विद द थ्योरी ऑफ रीइंकारनेशन कि दलाई लामा का जो होता है वो पुनर्जन्म होता है या रीइंकारनेशन होता है। तो इस टॉपिक को अब हम लोग देख रहे हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, इसमें दो रीज़न है इसके पीछे। एक रीज़न ये है कि 2011 में जो 14th दलाई लामा थे उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, वो अभी भी है जो इस समय इनकम्बेंट है। तो तेंजिन ग्यात्सो जो हैं वो दलाई लामा हिज होलीनेस, उन्होंने ये कहा था कि मैं अराउंड अपने 19th बर्थडे में बताऊंगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, दलाई लामा का एक इंस्टीट्यूशन है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। और अब 6 जुलाई को यानी दो दिन के बाद उनका बर्थडे आने वाला है। तो एक अनाउंसमेंट भी होने वाला है, प्रॉब्ली ट्यूसडे को शायद एक अनाउंसमेंट होगा कि इंस्टीट्यूशन जो है दलाई लामा का ये रहेगा कि नहीं रहेगा, और रहेगा तो जो नेक्स्ट इनकारनेशन है वो कौन चेक करेगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कुछ इंडिकेशन ज़रूर दे दिया है। लेकिन दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट है एंगल, वो है चाइनीज़ का। और चाइनीज़ क्योंकि ऑक्युपाई करते हैं तिब्बत को, सिंस 1950 उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है तिब्बत को, वहाँ पे काफ़ी अत्याचार किए हैं, एक ऑटोक्रेटिक रिजीम की तरह वहाँ पे रूल कर रहे हैं, जो कि पूरे ही चाइना में कर रहे हैं इनफैक्ट। और 1959 में वहाँ पे एक अपराइजिंग होती है जिसको चाइनीज़ उसको क्रश करते हैं। दलाई लामा जो हैं, जो प्रेजेंट 14th दलाई लामा हैं, वो भाग के इंडिया में आते हैं, इंडिया में शरण लेते हैं और मैक्लॉडगंज जो कि धर्मशाला के पास है वहाँ पे जाके उनको सेटल किया जाता है। धर्मशाला में ही उनकी सरकार है, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल। सो जहाँ चाइना ने फिज़िकली तो कंट्रोल किया है, डोमिनेट किया है तिब्बत को, लेकिन उसकी सोल जो है, वो आत्मा जो है, वो दलाई लामा है और वो एस्केप कर गए। तो सोल को वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाए और वो दलाई लामा एक मेजर इरिटेंट हैं उनकी आँखों में, चुभते हैं उनकी आँखों में। उन चाइनीज़ का अपना एक मेथड है, नेक्स्ट दलाई लामा किस तरीके से सर्च किया जाएगा, वो गोल्डन अर्न का तरीका है, वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दो एंगल हैं, दोनों कंपीटिंग एंगल हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी एंगल हैं। एक तिब्बत वाले चाहते हैं, दलाई लामा चाहते हैं कि वो अपने तरीके से नेक्स्ट को ढूंढें, नेक्स्ट दलाई लामा को ढूंढें। चाइनीज़ जो हैं वो अपना ही एक पपेट बिठाना चाहते हैं लासा में, ताकि जो तिब्बत की सोल बच गई है उसको भी मार दें। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा दलाई लामा का हम लोग ऐसा इंस्टीट्यूशन देखते हैं। दलाई जो है एक मंगोलियन वर्ड है और इसका मतलब होता है ओशियन। सो जिस तरीके से ओशन जो होता है वास्ट होता है और डीप होता है, उसी तरीके से दलाई लामा जो है उनका विजडम भी जो है बड़ा वास्ट है और बहुत डीप है, और ये सूट करता है उनकी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उसके साथ। और लामा का मतलब होता है गुरु, एक स्पिरिचुअल लीडर। अब एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो दलाई लामा है वो है फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा, जो कि रिप्रेजेंट करती है कंपैशन को। ना बोधिसत्व का क्या मतलब होता है? बोधिसत्व जो हैं कुछ बीइंग्स हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने कि अपने डिज़ायर को और अपनी अटैचमेंट को जो है वो उससे फ्री हो गए, उनको कंट्रोल कर लिया, उनसे फ्री हो गए, तो वो निर्वाण की तरफ, प्राप्ति की तरफ काफ़ी क्लोज हैं और वो बुद्धा बनने की तरफ काफ़ी क्लोज है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, निर्वाण की प्राप्ति ना करके जो दूसरे बीइंग्स हैं उनको वो निर्वाण की तरफ लेके जाते हैं। सो एक तरीके से वो सेल्फलेस बीइंग है, और एक बोधिसत्व उनमें से अवलोकितेश्वरा है जो रिप्रेजेंट करती है कंपैशन को, यानी करुणा को रिप्रेजेंट करती है। और वो पेट्रन सेंट भी है तिब्बत की। और जो दलाई लामा है वो एक मैनिफेस्टेशन है, फिजिकल अवतार है एक तरीके से अवलोकितेश्वरा का। अब हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेक्स्ट दलाई लामा, वो क्या तरीका है जिससे नेक्स्ट दलाई लामा को ढूंढा जाता है। ये तिब्बतन तरीका है, क्योंकि एक और तरीका हम लोग देखेंगे वो चाइनीज़ तरीका है। अब जब दलाई लामा जो हैं उनका देहांत हो जाता है, जब कुछ दिन पास हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर एक सर्च कमेटी बनती है, और इस सर्च कमेटी में पंचन लामा होते हैं। पंचन लामा जो है वो सेकंड इन कमांड है स्पिरिचुअली आफ्टर दलाई लामा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अनदर हाई रैंकिंग जो लामाज होते हैं, जो ऊंचे लामाज होते हैं, वो क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं जो कि सर्च कमेटी होती है, और वो ढूंढने निकलते हैं। लेकिन वो कहीं भी ढूंढने नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि तिब्बत जो है एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे। प्लस कई बार क्या होता है, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि तिब्बत से बाहर भी
लामास मिलते हैं, दलाई लामा मिलते हैं जिनका जन्म होता है, जिनका इनकारनेशन होता है। तो अब वो साइंस क्या है? पहली बात तो क्लियर है कि जब दलाई लामा मरे उसके कुछ टाइम बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो पोटेंशियल टारगेट होगी, इनमें से कोई हो सकता है इनकारनेशन। फिर दूसरी बात यह है कि जब दलाई लामा जो है उनकी मृत्यु हो रही होगी तो वो लास्ट किस डायरेक्शन में उन्होंने देखा था। फिर जब उनको क्रिमेशन हुआ यानी उनको जलाया गया तो जो धुआं है वो किस डायरेक्शन में गया, तो आप जनरली उसी डायरेक्शन में आप ढूंढोगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ हाई मंक्स जो होते हैं उनको विजन आता है और उनको ड्रीम्स आते हैं कि इनकारनेशन जो हुआ है वो कहीं किसी पर्टिकुलर जगह में हुआ है। तो ये भी कुछ साइंस होते हैं जिसकी मदद से जो ये सर्च पार्टी है फिर वो ढूंढने निकलती है। ऐसे ही हुआ था इस समय जो 14वें जो पंचम लामा है उनके साथ दलाई लामा जो हैं उनके साथ ऐसे ही हुआ था कि एक हाई प्रीस्ट को एक विजन आया था कि पर्टिकुलर जगह तिब्बत में उनका जन्म हुआ है। अब जब एक बार पता चल जाता है कि ये लड़का है तो फिर उसका जो है सीरीज ऑफ टेस्ट होता है। और मैंने कहा लड़का है, प्रेजेंट जो दलाई लामा उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई वुमन भी दलाई लामा हो सकती है। तो एक बार जब उसका आइडेंटिफाई हो गया बॉय तो उसका सीरीज ऑफ टेस्ट होता है कि यही इनकारनेशन है। और उसके बाद फिर एक बार क्लियर हो गया तो फिर उसको लासा लेके आया जाता है। अब मेरे ख्याल में उसको मैक्लॉडगंज यानी धर्मशाला में लेके आया जाएगा और उसको फिर रिगरस एजुकेशन इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड एजुकेशन होती है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु बनना है बुद्धिस्ट का, तिब्बतन बुद्धिस्ट का, तो उसको फिलॉसफी एंड एजुकेशन तो करना ही पड़ेगा। साथ साथ में उसका अदर डिसिप्लिन इंक्लूडिंग लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि उसको बुद्धिस्ट पीपल का एक तरीके से स्पिरिचुअल लीडर भी बनना है। जो 13th दलाई लामा थे वो पास हुए 1933 में। जो नेक्स्ट दलाई लामा जो थे वो बने दलाई लामा, वो उनको मिले, वो फाउंड हुए 1939 में सर्च पार्टी को, और 1940 में उनको लेके आए थे लासा। तो उनका जन्म 1935 में हुआ था और अभी नेक्स्ट 2 दिन बाद उनका 6 जुलाई को 1990th बर्थडे है। सारे दलाई लामा जो है तिब्बत में ही हुए हैं पैदा, सिर्फ 2 को छोड़ के, एक मंगोलिया में हुए और एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुए। जो 14 दलाई लामा हैं उन्होंने बुक लिखी वॉइस फॉर द वॉइसलेस, और अभी लिखी बहुत रिसेंटली मार्च 2025 में ही लिखी, इसी साल उन्होंने बुक लिखी है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा है वो फ्री वर्ल्ड में पैदा होंगे, यानी वो इंडिया में पैदा होंगे या कहीं भी पैदा होंगे। उन्होंने एक बार भी पहले भी बोला था कि जो नेक्स्ट दलाई लामा है वो इंडिया में पैदा होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला, और उसके लिए उसको ढूंढने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया है, गेडन फोड्रांग ट्रस्ट, जिसको कि उन्होंने खुद बनाया है और अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी दी है, क्योंकि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा उसके पास एक अथॉरिटी होगी। क्योंकि ये बात लगभग पक्की है कि चाइना भी अपना ही कोई कैंडिडेट खड़ा करेगा जो कि पॉलिटिकल टूल होगा चाइना के हाथ में, बीजिंग के हाथ में। इस वजह से जो नया दलाई लामा है जो कि ये ट्रस्ट ढूंढेगा उसके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए। अब चाइना का एंगल जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।